अपने देश में क्यों नहीं है ऐसा? हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, लोग भी हैं, मिट्टी भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, जलवायु बहुत अच्छी है, फिर भी अपने देश में गरीबी, भूखमरी, बेकारी क्यों है? ये प्रश्न बहुत दिन से मेरे मन में आता है। आपके मन में भी आता होगा। इतने सारे देश में संसाधन होने के बावजूद तमाम तरह की समस्याएं अपने देश में। तो ये समस्याएं क्यों हैं? इसका कारण क्या है? इस एक प्रश्न ने मुझको पिछले 10-15 वर्षों से बहुत परेशान कर रखा है। मैं काफी सोचता रहता हूं कि इसका कुछ कारण तो होना चाहिए। तो कारण जब पूछता हूं मैं दूसरों से, अपने से ज्यादा ज्ञानी लोगों से, जो मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उनसे जब मैं बात करता हूं कि आपको क्या कारण लगता है भारत की समस्याओं का, इतनी समस्याएं अपने देश में हैं, तो पिछले 10-15 वर्षों में जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से मैंने चर्चाएं की हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति ने एक कारण मुझे कहा है। वो कॉमन है, सब कहते हैं कि ये एक कारण तो जरूर है, बाकी 50 हो या ना हो। तो वो कारण क्या? वो कहते हैं भारत की लोक संख्या बहुत बढ़ रही है, ये हमारे सब दुखों का कारण है। हमारी बेकारी इसलिए है कि लोक संख्या बहुत है, हमारी गरीबी इसलिए है कि हमारी लोक संख्या बहुत है, हमारे यहाँ भूखमरी इसलिए है कि लोक संख्या बहुत है, सब कुछ हमारे यहाँ इसलिए है कि लोक संख्या बहुत है। अगर हम किसी तरह हमारी लोक संख्या को कम कर लें तो हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा हमारे देश में माना जाता है। और ये जो मानने वाले लोग हैं वो सत्ता चलाने वाले सभी बड़े नेता और सत्ता व्यवस्था को टिकाए रखने वाली पूरी नौकरशाही और सत्ता व्यवस्था को विश्लेषण करके देने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको हम सलाहकार कहते हैं, वो तीनों ही वर्ग के लोग ये मानते हैं। मैंने हिंदुस्तान के बहुत अर्थशास्त्रियों से चर्चाएं की हैं, वो सब मानते हैं कि भारत की गरीबी, भुखमरी, बेकारी के सबसे बड़े कारणों में एक हमारी लोक संख्या। नेताओं से बातें की हैं तो सब नेता कहते हैं कि लोक संख्या जब तक कम नहीं होगी देश का कुछ भला नहीं हो सकता। और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी जब मैं संवाद करता हूं, चर्चा करता हूं, तो वो भी काफी हद तक मानते हैं कि राजू भाई आप सब काम छोड़ दीजिए, लोक संख्या कम कराने का अभियान चलाइए, कुछ करिए इस देश में। मैंने इस प्रश्न को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश की है कि क्या वास्तव में लोक संख्या ही हमारे सब समस्याओं का जड़ है या इसके अलग भी कुछ है। इस दृष्टि से मैंने एक अप्रोच शुरू किया। मैं साइंस टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, आज भी हूं, तो मेरे अप्रोच करने का तरीका थोड़ा फर्क होता है। मैं उल्टा चलता हूं। जैसे मुझे समस्या 2001 में दिख रही है तो मैं 2001 से पीछे की तरफ बढ़ूंगा कि 2001 में अगर ये समस्या है तो 19 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा कोई एरिया है मान लीजिए, वहां पर जितने लोग रहते हैं उससे 17 गुने ज्यादा लोग हॉलैंड में रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। हमारे यहाँ सिंगल स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोगों की बस्ती है, हैबिटेट है, जिनके घर हैं, उससे 17 गुना ज्यादा हॉलैंड में है पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो लोक संख्या कम करने की चिंता हॉलैंड को होनी चाहिए कि भारत को, उनकी तुलना में। लेकिन हॉलैंड में मैंने देखा है कि वहां की सरकार एक कैंपेन चलाती है, ज्यादा बच्चे पैदा करो। वहां कैंपेन है, नेशनल कैंपेन है, बाकायदा टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट भी आता है, अखबार में भी आता है। और वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन जल्दी मिलता है अगर बच्चे ज्यादा हों तो। और यही स्थिति डेनमार्क में भी है, नॉर्वे में भी। नॉर्वे में तो बहुत ही भयंकर है। नॉर्वेजियन लोगों को मैंने देखा, वो तो इतने विमिजिकल हैं इस मामले में। वो कहते हैं कि हम तो मर जाएंगे अगर हमने बच्चे पैदा नहीं किए, तो हम तो कम हो जाएंगे पूरी दुनिया में, हम तो खत्म हो जाएंगे, हमको तो ज्यादा ही बच्चे करने का। तो वहां की गवर्नमेंट ने पॉलिसी वैसी बना रखी है कि आपके एक बच्चे से 2 हुए तो आपका प्रमोशन, 2 से 3 हुए और बड़ा प्रमोशन, 3 से 4 हुए तो उससे भी आगे प्रमोशन, लेते जाओ प्रमोशन आप। और यहां क्या है, कानून बनने जा रहा है कि 1 से 2 हुए तो आपको निकाल बाहर करेंगे नौकरी से। कानून बनने जा रहा है इस देश में। तो ये चक्कर क्या है? नॉर्वे को चिंता नहीं, स्वीडन को चिंता नहीं, स्विट्जरलैंड को चिंता नहीं, डेनमार्क को चिंता नहीं,
हॉलैंड को चिंता नहीं, जिनके देश में पर स्क्वायर किलोमीटर में भारत से ज्यादा लोग रहते हैं, उनके पास जमीन बहुत कम है, रहने का स्पेस बहुत कम है, खेती करने का स्पेस उससे भी ज्यादा कम है। हमारे पास रहने को इतनी जमीन है, स्पेस हमारे पास है। 1 स्क्वायर सिंगल किलोमीटर में भारत में 350 लोग रहते हैं, हॉलैंड में करीब करीब 2100, 2200, 2300 तक हैं एक एक गांव में। ये स्थिति है वहां। और एम्स्टर्डम में तो उससे भी भयंकर, लंदन में तो सबसे भयंकर है। पर स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहीं रहते हैं तो 2 ही शहर हैं, एक तो लंदन, दूसरा टोक्यो। तो मेरे हिसाब से तो टोक्यो और लंदन में पॉपुलेशन कंट्रोल का कैंपेन चलना चाहिए सबसे पहले, लेकिन वो सब यहां आके कैंपेन चलाते हैं। लंदन में नहीं चलता पॉपुलेशन कंट्रोल का कैंपेन, ना टोक्यो में चलता है। तो मेरे समझ में आने लगा कि भाई पॉपुलेशन का अगर चिंता हमको है तो उनको क्यों नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि वास्तव में पॉपुलेशन से कहीं कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप पॉपुलेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का बंटवारा नहीं कर पाते न्यायपूर्ण तरीके से, तब प्रॉब्लम खड़ी होती। प्रॉब्लम पॉपुलेशन में नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप अपनी लोक संख्या को न्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों का बंटवारा करके नहीं दे पाते, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है। हमारे यहां प्रॉब्लम यहां पर है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है अजीम प्रेम जी, जिसकी दुनिया में संपत्ति इतनी भयंकर है कि वो 43वें नंबर पर है, और हम देखते हैं कि 45 कोटि लोगों को 2 समय खाने को रोटी नहीं है। तो अजीम प्रेम जी के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है और 45 कोटि के पास कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम अपने देश में यहां पर है कि हमारे देश में 20 लाख लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, हैंडसेट जिनको आप कहते हैं, और 8 कोटि लोग हैं जिनके हाथ में भीख का कटोरा है। यहां है प्रॉब्लम। संसाधनों के बंटवारे हमारे देश में ठीक नहीं है। पॉपुलेशन इसमें कहीं कोई रास्ते में प्रॉब्लम नहीं है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है कि जो पॉपुलेशन के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, घटना में लिखा हुआ है, वो नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। जो वहां पर दिखाई देता, यूरोप में दिखाई देता है, अमेरिका में भी दिखाई देता। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, यूरोप के सभी देशों की सरकारें जो वहां चलती हैं वो टैक्स कलेक्शन करती हैं जैसे हमारी सरकार टैक्स कलेक्शन करती है। लेकिन यूरोप और भारत में मुझे जो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है वो टैक्स कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में ये कि यूरोप में जब टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो खर्च जो होता है वो पर कैपिटा कैलकुलेशन से होता है। कलेक्शन पर कैपिटा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी पर कैपिटा है। माने मैं कहना यह चाहता हूं कि यूरोप का एक आदमी अपने देश की सरकार को एक साल में मान लो $5,000 टैक्स देता है। एक आदमी यूरोप में एक बरस में मान लो $5,000 टैक्स देता है, तो वहां की सरकार एक आदमी के ऊपर जो टैक्स का खर्चा करती है एक वर्ष में वो $5,000 का ही होता है। ये उनके यहां व्यवस्था है। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां व्यवस्था बनाई है कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है उसका 80%, 80% वो पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन में दे देते हैं और 20% सरकार उसमें से कट कर लेती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रूप में। कई देशों में ये व्यवस्था है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर कैपिटा है। भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां कलेक्शन पर कैपिटा है, डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कैपिटा है ही नहीं। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन पर कैपिटा होता भारत में पिछले 50 वर्षों में, तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में इतने गरीब लोग नहीं होते जिनके पास पहनने को 2 मीटर कापड़ भी नहीं है शरीर पर। ऐसे गरीब लोग वहां रहते है नहीं हमारे यहां डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने यहां जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम की है, ना कि पॉपुलेशन की। जो मेरे समझ में आया है वो ये है कि भारत देश में ये जो गरीबी है, भूखमरी है, बेकारी है, मारामारी है, वो गरीबी, भूखमरी, बेकारी, मारामारी इसलिए नहीं है कि लोक संख्या बहुत है। प्रॉब्लम ये इसलिए है कि हमारा सिस्टम ठीक से काम नहीं करता।
और हमारा सिस्टम कितना निकम्मा और नकारा है उसका ताजा उदाहरण आपको देता हूं। इस वर्ष भारत देश में 21 कोटि टन अनाज उत्पन्न हुआ है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन है हमारा 21 कोटि टन। सरकार के अनुसार हमको सिर्फ एक वर्ष में 15 कोटि टन अनाज की जरूरत होती है। 101 कोटि की लोक संख्या को प्रतिदिन 500 ग्राम के हिसाब से अगर भोजन कराया जाए, जो एक व्यक्ति की नॉर्मल डाइट है, एक व्यक्ति की नॉर्मल डाइट 250-300 ग्राम बैठती है एक दिन की, मैं 500 ग्राम की कैलकुलेशन करके चलता हूं। एक व्यक्ति को दोनों समय के भोजन के हिसाब से 500 ग्राम अगर अनाज दिया जाए, चावल, गेहूं, दाल, चना वगैरह सब मिलाकर, तो हमें एक वर्ष में 15 कोटि टन अनाज की जरूरत है। हमारे पास अनाज 21 कोटि टन है, माने हमारी जरूरत से 6 कोटि टन ज्यादा। अब हमने जब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा किया है अपने देश में, तो उसको रखने की भी जगह नहीं है हमारे पास। तो वो 6 करोड़ टन अनाज हमारा मैदानों में पड़ा सड़ता है। आप जाइए पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, आपको ढेर के ढेर गेहूं के लगेंगे जिन पर बारिश गिर रही है और वो सड़ रहा है, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास गोडाउन्स की व्यवस्था नहीं है जहां पर वो रख सकें उसको। अभी संसद में 1.5 घंटे बहस हुई एक दिन, संसद सत्र पूरा होने के एक दिवस पहले, और वो बहस यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है भारत सरकार को कि 6 करोड़ टन अगर अनाज अपने देश में अतिरिक्त है, जरूरत से ज्यादा है, तो भूख से लोग क्यों मर रहे हैं। हमारे देश की सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर जो मैं मानता हूं वो ये कि एक बाजू में हमारे पास कृषि उत्पन्न भयंकर है, लेकिन दूसरे बाजू में डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं है और हम गरीब लोगों को भोजन नहीं दे सकते करने के लिए। गरीब लोग बिना खाने के मर जाते हैं, लेकिन 6 करोड़ टन अनाज हमारा इस साल या तो चूहे खा जाएंगे, बारिश में भीग जाएगा, और अंत में भारत सरकार उसको दरिया में फेंक देगी, क्योंकि अगले वर्ष जब फिर कृषि उत्पन्न आएगा तो आपको गोडाउन्स खाली करने पड़ेंगे और उनमें उसको भरना पड़ेगा। तो खाली करना वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो भारत की समस्याओं के बारे में जो बहुत साफ साफ मुझे दिखने लगा है पिछले 10-12 वर्षों के अध्ययन के बाद, वो ये कि ना तो पॉपुलेशन हमारी प्रॉब्लम है, ना हमारे देश के लोग हमारी प्रॉब्लम है, न कोई जाति का सवाल, न कोई धर्म का सवाल, न कोई संप्रदाय का सवाल, क्योंकि भूख सब जातियों की एक जैसी है, पानी की प्यास सब जातियों की एक जैसी है, खून का रंग सब जातियों का एक जैसा है। मैं एक जाति का हूं तो मेरा खून काला नहीं हो जाता, किसी दूसरे जाति वाले का खून सफेद नहीं होता। ये सब तो एक ही है, डिमांड सबकी एक जैसी है, कंजम्पशन के पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं हमारे। तो प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई देती है वो सिस्टम में है, तंत्र हमारा गड़बड़ है, जिसको हम शायद नहीं चला पाते ठीक से।